आई होप आप सब लोग इसको लिख चुके होंगे बढ़िया से, अच्छे तरीके से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में वो है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इन आवर कंट्री देर आर some fundamental rights, 6 fundamental rights that is given for a common people, and some fundamental duties that is also very important. So at first we will know about fundamental rights. The first one is right to equality. On the economic basis, social basis, and other any other basis, there should be no any type of discrimination among the common people. किसी भी लोगों के बीच में ना ही सामाजिक बेस पे, ना ही कास्ट के बेस पे, ना ही क्रीड के बेस पे, ना ही रिलीजन के बेस पे, किसी भी बेस पे नहीं होना चाहिए किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तो ये हमारा पहला ये है कि सबको एक समान अधिकार मिले, राइट टू इक्वालिटी। किसी के साथ नो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्टेट, लैंग्वेज, मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। और सबको ये राइट है कि वो अपने इक्वालिटी के लिए लड़े। अगर नहीं मिल रहा है तो वो उसका उस एक्सरसाइज मांग कर सकता है, उसके लिए लड़ सकता है। ये उसको दिया गया है, सबको दिया गया है समान अधिकार। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ कोई गलत नहीं करेगी, सबके साथ समान व्यवहार, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी बेस पे नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट राइट है, टू गेटिंग राइट इक्वालिटी on the every basis. The second thing is right to freedom. We are independent in our country, not for disturbing anyone, not for disturbing anybody else. हम लोग आज़ाद हैं अपने देश में, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। अपने जो राइट्स मिले हैं उसको फुल्ली एक्सरसाइज करने के लिए, अपने जो थॉट्स हैं उसको रखने के लिए समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, नेशन के सामने। तो उसके लिए कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। हमारा ये राइट्स दिया गया है कि आप अपनी थॉट्स को रखें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोगों को दिया गया है कि हम अपने अधिकारों को बढ़िया से रखें, चाहे वो किसी के फेवर में हो या अनफेवर में हो। हमारी जो सोच है हम उसको रखें सबके सामने। एंड इन देयर इज अ वेरी नैरो लाइन बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एग्रेशन। मतलब कि ऐसा ना हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में कुछ ऐसा बोले जो हमारे नेशन के फेवर में ना हो, नेशन के अगेंस्ट में हो, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जब भी हम एक्सरसाइज करें तो इस पे थोड़ा सा केयर करना ही चाहिए, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम जो सेकंड राइट्स है उसमें आ रहा है। और उसके बाद फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। कहीं भी हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, शांति से बात कर सकते हैं, किसी मैटर समस्या को रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, लेकिन उसके लिए किसी भी तरह का जो वायोलेशन हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। किसी भी रीजनल वर्क के लिए या फिर किसी और काम के लिए हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, राइट टू असेंबल एंड विदाउट एनी आर्म्स, विदाउट एनी टाइप ऑफ आर्म्स। किसी भी तरह का हथियार लिए बिना हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं एक जगह। ये राइट भी हम लोगों को दिया गया है, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर में आता है। द थर्ड वन इज फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन यूनियन। हम लोग एक यूनियन बना सकते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन है, सारे व्यापारी लोग अपना एक यूनियन बनाते हैं, ट्रेड यूनियन जिसको बोला जाता है, वो व्यापारी के हितों की बात करते हैं। लेबर यूनियन, सारे लेबर्स मिल करके एक अपना यूनियन बनाते हैं जो लेबर्स के लिए बात करता है। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी किसी भी कंट्री के पार्ट में हम जाकर रह सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। किसी भी स्टेट में हम जा सकते हैं और रह सकते हैं और वहाँ हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरा राइट्स है। हम बिहार के रहने वाले हैं, देन वी कैन गो इन वेस्ट बंगाल, वी कैन गो इन दिल्ली, इन अदर स्टेट ऑफ इंडिया विदाउट एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सो दिस इज द राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर में आता है। जो नेक्स्ट है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, हम आज़ादी से घूम सकते हैं कहीं भी।
ये भी एक है, लेकिन उसके लिए भी एक रिस्ट्रिक्शंस है। बहुत सारे कंटेनमेंट जोन है, बहुत सारे सिक्योरिटी एरिया है जहाँ पे कॉमन पीपल को जाने के लिए अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। इसके अंदर में ये भी आता है। अभी जैसे कि कोरोना कोविड-19 का केस चल रहा है, तो बहुत सारा कंटेनमेंट जोन बन गया है, रेड अलर्ट हो गया है, रेड जोन में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। सो वी कैन नॉट गो देयर, वी आर नॉट अलाउड फॉर गोइंग देयर, तो वो इसमें नहीं आता है। अदरवाइज वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन आवर कंट्री। ये भी फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में भी आता है, आज़ादी का अधिकार जिसको कहते हैं। और उसके बाद है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। हम किसी भी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को जो लीगल है, इलीगल नहीं है, एनी लीगल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन हम अपने मन से चुन सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी एडवोकेट, इफ़ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, वॉट एवर इन वॉट एवर सेक्टर यू आर फ्री टू डूइंग योर ऑक्यूपेशन और बिजनेस or practice any professions. If you want to be a teacher, you are free. Nobody will restrict you. सबको मिलता है, जो कि पहले नहीं था। जैसे कि पहले के समय में होता था कि वेद पाठ केवल एक खास किस्म के कास्ट को दिया जाता था, ये यही कर सकता है काम। ये नहीं है, हम लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन का कर सकते हैं काम, फ्री है इसके लिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमारे साथ इफ यू आर एक्सप्लॉइटेड बाय एनीबॉडी एल्स इन एनीवेयर, बाय योर सीनियर, बाय एनी रिच पर्सन, बाय एनी सोशली वेरी रेपुटेड पर्सन, इफ यू दे एक्सप्लॉइटेड यू, you can fight against them legally, you can complain to the government। अगर आपको एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई शोषण कर रहा है, तो उसके विरुद्ध में खड़ा होने का आपका अधिकार है। तो ये भी हमको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। ये है prohibition of all forms of forced labor common known as बेगार। किसी भी लेबर्स को जो है उसको फोर्स करके हम काम नहीं करवा सकते हैं। जो छोटे छोटे लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, वो काम करते हैं फैक्ट्री में, तो कोई भी फैक्ट्री का मालिक उसको क्या कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता है काम करने के लिए। इंडिपेंडेंट है, उसके मन होगा काम करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। Child labor is a very heinous crime in our country। चाइल्ड लेबर, आप 14 ईयर से कम का कोई बच्चा है तो अगर उसको अगर काम कराया जा रहा है और वो अगर कंप्लेन कर देता है, इफ दे कंप्लेन टू द गवर्नमेंट, टू द पुलिस, देन ऑनर विल बी पनिश्ड। बट दिस इज ओनली इन द पेपर। रियली यह पेपर में ही है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे चाइल्ड लेबर हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। ये अभी कम्प्लीटली चाइल्ड लेबर का एरेडिकेशन हमारे देश में नहीं हुआ। दैट इज़ वेरी बैड एंड वेरी सैडेंड, दैट मेक्स अस वेरी सैडेंड एंड दैट इज़ वेरी बैड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर सोसाइटी। चाइल्ड लेबर शुड बी इरेडिकेटेड। सो ऑल ऑफ यू read carefully and get up and make yourself prosperous and eradicate the child labor। खुद को अपना सक्षम बनाओ और सक्षम बन के देश को भी आगे बढ़ाओ, अपना चाइल्ड लेबर को भी इरेडिकेट करो, समाज से इसको हटाओ। तो ये भी आप कर सकते हो। एंड द थर्ड इज, इसमें एक और आता है, प्रिवेंट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। राइट, अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम जो होता है, जैसे कि पहले क्या होता है, पहले होता था ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम। व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग? टू सेलिंग और परचेजिंग अ ह्यूमन। पहले क्या होता था, लोगों को, अभी भी हो रहा है बट ये अब संख्या कम गया है, अभी ये ज़्यादा नहीं हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होता था कि लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, और वो जो आदमी खरीदता था किसी को तो वो दास कहा जाता था, और वो दूसरे कंट्री में भेज दिए जाते थे। वो एज ए सर्वेंट काम करता था जिसको बेचा जाता था,
और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चलता था। दैट इज़ वेरी सैड थिंग एंड वेरी बैड एज वेल एज। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी अगर करता है, आपको कोई खरीदने बेचने का काम कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में भी वो भी एक तरह का एक्सप्लॉयशन है। मेंटली आपको कोई हरास कर रहा है तो वो भी एक तरह का, आप अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो और वहाँ पे कोई आपको मेंटली हरास कर रहा है तो वो भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इफ यू हैव राइट टू complain against any type of exploitation, either फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। किसी भी तरह का अगर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आप उसको एक्सप्लॉयटेशन को के अगेंस्ट में आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और आपको राइट है, गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है कि आप इसके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी नहीं हो सकता है, ये आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही हो सकता है जहाँ, बल्कि ये आपको डिक्टेटरशिप, द फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मोनार्की है, इसमें इतना ज़्यादा राइट्स नहीं दिए गए थे कॉमन पीपल को। एंड इट इज़ अ ब्यूटीनेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट ऑल दिस टाइप ऑफ राइट्स हैज़ बीन गिवन टू अस, लाइक कॉमन टू द कॉमन पीपल। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, you have right to exercise your culture, to exercise your religions, to promote your religions। ये तुम्हें हम हर लोगों का अधिकार है कि वो अपने कल्चर को एक्सरसाइज करे, यानी कि उसको मनाए, उसके अगेंस्ट में, उसके अकॉर्डिंग चले और उसको प्रमोट करे लोगों के बीच में, और उसको अपने प्राउडली उसके साथ जिए। उसको कोई ये राइट मिला है, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। नो वन कैन स्टॉप हिम टू एक्सरसाइज देयर कल्चर एंड रिलीजन। हर किसी को अपना कल्चर और अपने रिलीजन को एक्सरसाइज करने का अधिकार है। एंड अगर कोई कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे आपको रोक लगाता है, आपको शोषित करता है, तो आप गवर्नमेंट के पास ये आप कंप्लेन कर सकते हो। एंड लीगल action will be taken by the government, body of the government, different body of the government। right to constitutional remedies, and ये क्या है? remedies means किसी चीज को सुधारना। it is why this right people of country have right to approach the courts if they feel that any of their fundamental rights has been violated by the state। अगर स्टेट या नेशंस के द्वारा कोई बनाया गया रूल या रेगुलेशंस है जो आपके राइट्स को वायोलेट ये करता है, एक्सप्लॉइट करता है, और आपके हिसाब से सही नहीं है, आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया जा रहा है कोई ऐसा ऑर्डिनेंस ला करके, तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में जा करके कंप्लेन कर सकते हो। इट इज़ अगेंस्ट आवर कल्चर, इट इज़ अगेंस्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, एंड यू कैन डू इट। तो ये भी आप कर सकते हो। तो दिस 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन गिवन, दैट विल आई write on the board, that I will write on the board yesterday class, and all of you will, if you have a book you can read yourself, otherwise I will write it tomorrow। And now the second topic is political equality। What is political equality? Any person who wants to be MLA, MP or any type of ministers, they are free for taking part in politics। No one could be stop him on the basis of caste, creed, religion and their economic background। Everybody are free to taking part in politics। That is political equality। मतलब आप पॉलिटिकली इक्वालिटी ये है कि आप कहीं भी जाना चाहते हो, कोई भी पॉलिटिकल एक्शन लेना चाहते हो, पॉलिटिक्स में आप भाग लेना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो नो वन कुड स्टॉप हिम यू ऑन द बेसिस ऑफ योर
कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, किसी चीज़ को बेस बना करके आपको रोका नहीं जाएगा। तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी है। सोशल इक्वालिटी, इन आवर सोसाइटी everybody has right to exercise their and proud on themselves by their कास्ट एंड क्रीड्स। उसको कोई ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे या रिलीजन के बेस पे एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस हैज बीन डन, विल बी डन। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए भी आप फ्री हो, आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। दैट इज सोशल इक्वालिटी, जो कि इससे पहले भी अभी भी इसी वीडियोस में हमने बताया होगा। आप पीछे जा करके इसको अच्छे ढंग से सुन सकते हैं। एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी? पीपल ऑफ इंडिया कैन परस्यू एनी ऑक्यूपेशन, profession, and everybody has right to earn money and improve their economic background. They could be capitalist. Everybody has right. On the basis of creed and caste, no one will stop him. So political equality भी दिया गया है। These types of these are the beautiness of our democratic form of the government that is not present in the dictatorship, that is not present in the monarchy systems। तो ये चैप्टर था आप लोगों का। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में हम प्रिसाइज कर देते हैं। ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग ये होता है फर्स्ट टॉपिक, वाई शुड अ नेशन नीड्स गवर्नमेंट। तो ये मैंने बता दिया, अगर गवर्नमेंट नहीं होगा तो वो नेशन फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक गवर्नमेंट का होना जरूरी है। सेकेंड टॉपिक था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज मोनार्की, जो कि एंशियंट टाइम से होते चला रहा है। और एम्पायर होता था, राजा होता था, रानी होता था, वही चलाता था सब चीज़, वही रूल्स बनाते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब चीज़ चलाता था। तो फिर पीपल्स आर फेडेड अवे बाय दिस सिस्टम्स। लोग उगने लगे इससे, और लोगों को लगने लगा कि मेरे लिए कुछ नहीं है, सब हमारे राइट्स का यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण किया जा रहा है। देन some remedies had been done, improvement has been done, and then come constitutional from the traditional monarchy come to the constitutional monarchy। monarchy 2 तरह के थे, स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल मोनार्की थे और बाद में ये जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। ट्रेडिशनल मोनार्की में जो किंग था वो जो चाहता था वो करता था, उसके अगेंस्ट में वही रूल था, वो जो कुछ बोल देता था वो रूल होता था। लेकिन जब लोगों को लगने लगा कि ये सही नहीं है, हम लोगों को जो राइट्स है कुछ दिया नहीं जा रहा है, हमारे लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, जो किंग है, एम्पेरर्स है, वो खुद अपने लिए काम कर रहा है, अपना मनी अर्न कर रहा है और अपने कैपिटल को बढ़ा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोग इसके लिए रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिए। और जब रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिए तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, और ये मोनार्की जो ट्रेडिशनल मोनार्की है वो जाकर के डेवलप हो गया, दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसमें है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत एक काम बना दिया गया, एक रूल रेगुलेशन बना दिया गया और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप कर दिया गया। लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव कलेक्ट करते थे, लेकिन जो एम्पायर था उसके पास भी एक पावर होता था, लेकिन एक लिमिटेड पावर होता था। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसमें जो राजा था, एम्पायर था, उसके पावर्स को लिमिट कर दिया गया, एंड he was not able to do anything whenever he want to do according to himself what they want to do, any types of wrong things, then democratic system stop him, restrict him to do this type of thing। उसको ऐसा करने से उसको रोका जाने लगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने से फिर थोड़ा सा लोगों को और राहत मिला। तो यहाँ हमने मोनार्की को बताया, तो पहले ट्रेडिशनल मोनार्की था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। तो मोनार्की 2 तरह के थे। मोनो मीन्स 1
और यहीं से स्टार्ट होता है वर्ड मोनार्की, मतलब एक राजा होगा, वो जो कहेगा वो होगा। फिर ट्रेडिशनल मोनार्की से आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये दोनों का अंतर भी समझा दिए। और इसके बाद जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था, और उसमें मोनार्की में एक चीज़ और क्या था कि जो एम्पेयर्स का बेटा होगा वही एम्पेयर्स, किंग का बेटा ही किंग होगा। हेरेडिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, मायने रखता था। और इसके बाद जो सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो था डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में जिसके पास पावर होगा वो रूल करेगा, और कोई ज़रूरी नहीं इसमें देयर इज नो रिलेशन ऑफ हेरेडिटरी इन द डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप में हेरेडिटी से कोई लेना देना नहीं होता था। किंग का बेटा कोई किंग बनेगा ये निश्चित नहीं था, ये कोई ज़रूरी नहीं था। कोई भी अगर किंग है, कोई भी अगर डिक्टेटर है और उससे अगर बड़ा कोई ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल लोग आ गए तो उसको वहाँ से डिथ्रोन करके, गद्दी से हटा करके खुद बैठ जाता था और फिर से वो डिक्टेट करता था। उसमें कॉमन पीपल के कॉमन लोग थे, उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता था, उनके हितों को नहीं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर। वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करते थे, कॉमन पीपल की बातों को नहीं समझते थे, उनकी समस्याओं को नहीं समझते, उसको प्रॉब्लम को नहीं समझते थे। फिर रिवॉल्यूशन हुआ, और रिवॉल्यूशन होने के बाद फिर डेमोक्रेसी आया। फिर डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ तो एंशियंट टाइम में जो डेमोक्रेसी था उसमें क्या था कि उसमें जो लोग रहते थे एक जगह इकट्ठा हो जाते थे और रूल और रेगुलेशंस खुद से बनाते थे। तो ये जो पॉपुलेशन उस समय कम था तो ये सब चीज़ पॉसिबल होने लगा। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था ये पॉसिबल नहीं होने लगा। फिर लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने लगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव सब मिल करके एक गवर्नमेंट फॉर्म करता था, और वो गवर्नमेंट का एक सुप्रीम होता था जो कि पीएम होता था या प्रेसिडेंट होता था, और वो जो कहता था वही होता था। उसी के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता था, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलता था, कंट्री फंक्शन करता था, और रूल और रेगुलेशन सबके लिए एक होता था। ये आ गया फिर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, और डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में आ गया ये। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में दो टाइप का डेमोक्रेसी था, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल आप साफ देख सकते हो, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिया गया, एक रिस्ट्रिक्शन है प्रेसिडेंट के पास, वो प्रेसिडेंट है लेकिन उनके पास एकदम लिमिटेड पावर है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी में होता है, प्रेसिडेंट के पास काफ़ी पावर्स होता है, वो अपने पावर्स का एक्सरसाइज करता है। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा हम विस्तार से अगले टॉपिक्स में बताएंगे, जो कि ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर्स का। एंड इसके बाद जो आया वो डेमोक्रेसी, हाउ कुड वी डेवलप अ कंट्री इन अ ट्रू डेमोक्रेसी। मतलब कि सचमुच में एक डेमोक्रेसी में अगर रिपब्लिक बनाना हो किसी कंट्री को, किसी नेशन को, तो क्या क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बताया गया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनफ नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी केवल बुक में होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, उसको समाज तक पहुंचाना, सोसाइटी तक पहुंचाना, सोसाइटी में किसी के साथ सबको समान अधिकार मिल रहा है या नहीं, वो देखना, सोशल डेमोक्रेसी को डेवलप करना, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को डेवलप करना, इकोनॉमिक बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, सबको इक्वल राइट्स दिया गया है या नहीं, ये डेवलप करना इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो गया। और इन सारी चीज़ों को जब मिला करके एक कर दिया जाता है तो ये फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, कोई भी नेशन फुल्ली रिपब्लिक हो जाता है। और यही इट इज़ अ ब्यूटीनेस ऑफ द डेमोक्रेसी, यही खूबसूरती और खासियत है लोकतंत्र की। डेमोक्रेसी का मैंने इसमें आपको वर्ड का मीनिंग भी बताया। दिस इज द वर्ड ग्रीक लैंग्वेज डेमोज एंड फॉर्मिंग विद डेमोज एंड कार्टोज। डेमोज मीन्स कॉमन पीपल एंड कार्टोज मीन्स रूल एंड रूल ऑफ कॉमन पीपल। तो ये डेमोक्रेसी के बारे में मैंने बताया, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं डेमोक्रेटिक में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमारे कंट्री में, तो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स कॉमन पीपल को दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। आप इसको देख सकते हैं बैक करके भी। इसके अगला जो टॉपिक है, इसके आगे मैंने आपको ये जो सोशल इक्वालिटी है,
पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इसके बारे में मैंने बताया। और जो आगे का टॉपिक है वो सिर्फ एक ही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इसको कल बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है वो कल हम आपको लिखवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थोड़ा लंबा हो गया है ये वीडियो, बट आई होप कि आप इसको देखेंगे बार बार और इसको देख करके इससे बेनिफिट लेंगे। एंड we will meet you. I will need to meet you next day. Till then, goodbye to all of you. Nice to meet you. Take care and be safe.